हेलो एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर राज शर्मा और स्वागत करता हूं आपका पीडब्ल्यू के इस यूपी पीसीएस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। आज हम बात करने वाले हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी के कुछ करंट अफेयर के बारे में और ये करंट आपके एग्जाम के लिए किस तरीके से इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है उसके बारे में भी जानेंगे। तो चलिए देखते हैं कि इस महीने कौन कौन सी चीजें इन्वेंट हुई है। तो सबसे पहले करंट की बात करें तो मैं बात करता हूं GLP-1 थेरेपी के बारे में। जी हाँ, GLP-1 जिसे आप जानते हो किस नाम से, एक प्राकृतिक हार्मोन है। इसे कहते हैं ग्लूकागॉन लाइक पेप्टाइड 1। ये एक प्रकार का प्राकृतिक हार्मोन है जो हमारी आंतों के द्वारा निकलता है। जब हम खाना खाते हैं तो ये हार्मोन निकल करके हमारे पैनक्रियास को ये बताता है कि आपको इंसुलिन का निर्माण करना है, और इंसुलिन क्या करती है, ज़्यादा निकल करके जो ग्लूकोज है उसको ग्लूकागॉन में कम कन्वर्ट करती है। तो ये जो ग्लूकागॉन लाइक पेप्टाइड हार्मोन है जिसे हम लोग GLP-1 के नाम से जानते हैं, क्या क्या करता है, तो ये सबसे पहले इंसुलिन के स्राव को बढ़ाता है, और अगर इंसुलिन का स्रावन होगा तब ग्लूकोज ग्लाइकोजन में परिवर्तित होता है। दूसरा क्या करता है कि ये भूख को कम करके वजन घटाने में मदद कर सकता है, यानी कि आपके ब्रेन को कह रहा है कि भाई खाना हम खा चुके, पेट भर चुका है, इसलिए अब ज्यादा भूख मत निकालो, गैस्ट्रिक हार्मोन मत बनाओ। तो अब वैज्ञानिकों ने क्या किया है कि जो GLP-1 इसके अंतर्गत 3-4 दवाएं आती हैं, हमने इसी को क्या कर लिया है, कॉपी कर ली और एक ऐसा सिंथेटिक मेडिसिन बनाया जो क्या करता है, भूख की कमी को प्रॉपर तरीके से मेंटेन करता है, इंसुलिन का स्रावन करता है। और अब ये आज के इस सेशन में इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि GLP-1 के अंतर्गत जो दवा आती है उसको लेकर के हमने पेटेंट बनाया। अब वो जो पेटेंट है वो मार्च 2026 में खत्म हो रहा है। इससे क्या होगा कि भारत में इसका जो महत्व है काफी बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। हमारे यहाँ की जो भी जेनरिक दवाइयां होंगी अब इस प्रकार की मेडिसिन का निर्माण कर सकेगी, और इससे जो पहले मेडिसिन जो 4-5-6 हजार रुपए तक जा सकती थी, अब जो इसका बोझ है लोगों के जेब पर थोड़ा सा कम होगा। दूसरा, भारत की बात करें तो भारत में थिन फैट फेनोटाइप्स के लोग बहुत ज़्यादा हैं, यानी कि हाथ पैर तो पतले हैं लेकिन जो पेट है वो कुछ ज़्यादा मोटा है, और ये बेसिकली इंसुलिन के प्रतिरोध, इंसुलिन के रेसिस्टेंट की वजह से हो सकता है। तो ये जो मेडिसिन है ये भारतीय लोगों के लिए बहुत ही कारगर सिद्ध हो सकती है। चलिए दूसरे करंट की तरफ चलते हैं, और दूसरा करंट ये है कि बाल मलेरिया उपचार में बहुत बड़ी सफलता हासिल की है WHO ने। मलेरिया एक प्रकार का प्रोटोजोआ से होने वाला रोग है बच्चों, जो कि मादा एनोफिलीज मच्छर के काटने से होता है। अब बड़ों की बात करें तो बड़ों में बहुत सारी मेडिसिन आती है जो कि मलेरिया को कंट्रोल करती है, लेकिन मैं बात करूं छोटे बच्चों में तो छोटे बच्चे का जो मलेरिया होता है वो बहुत ही घातक होता है। अगर इसकी डेथ रेशियो की बात करें तो वो बहुत ज़्यादा है। 2024 की बात करें वैश्विक डेटा को अगर मैं देखूं तो लगभग 8.2 करोड़ मामले में वो 6.1 लाख मौतें हुई थी, जो कि बहुत बहुत ज़्यादा ये बड़ा नंबर है। इसके बाद अगर देखा जाए अब तक हमने क्या किया है कि साल 2000 से अब तक लगभग 2.3 अरब जो इन्फेक्शन है उसको हमने रोका है और 1.4 करोड़ जान बचाई है। अब जो WHO ने एक दवा का फॉर्मूला बनाया है, समझेगा मेरी बात को, तो ये जो दवा है बेसिकली एक नया शिशु फॉर्मूला बोल सकते हो, एक नया चाइल्ड फॉर्मूला बोल सकते हो, जिसका नाम है आर्टेमेथर लुमेफेंट्रिन। ये एक दवा का एक नया फॉर्मूला है जो कि चेरी के स्वाद वाला आता है। अब छोटे जो बच्चे होते हैं, है ना, उसको चेरी और उनको मीठा बहुत ज़्यादा पसंद होता है। तो हमने क्या किया कि ये जो दवा एक विशेष फॉर्मूला बनाया है, किसके लिए, मलेरिया के लिए। और ये जो मलेरिया है खास करके किस छोटे बच्चों के लिए जिनका वजन कितना 2.5 kg तक हो सकता है, उनके लिए हमने एक नया फॉर्मूला ये बनाया है। पहले क्या होता था कि जो मलेरिया की जो दवा होती थी, जो एडल्ट की दवा होती थी, उसका डोज कम करके उसको पीस करके बच्चों को देते थे, जिससे कई बार बच्चे उल्टी वगैरह कर देते थे। लेकिन ये जो दवा होगी, ये दवा स्पेशली बच्चों के लिए बनाई गई है, और इससे हम लगभग 3 करोड़ जो बच्चे हैं उनको लाभ पहुंचा सकेंगे, खास करके अफ्रीका जैसी कंट्री में। क्यों? क्योंकि वहां पे जो मृत्यु दर है मलेरिया है बहुत ज़्यादा है। और एक और कि अभी मलेरिया की जो टेस्टिंग होती है, जो हम टेस्ट करते हैं मलेरिया का, वो पेनफुल होता है, लेकिन बच्चों के लिए हमने एक नया एक टेस्ट भी लेके आया है जो कि PFLDH प्रोटीन
को लक्षित करके बिल्कुल सटीक परिणाम देता है। तो एक बहुत ही अच्छी न्यूज है छोटे बच्चों के लिए, खास करके जो अफ्रीकन कंट्रीज है, या फिर आप भारत की बात कर सकते हो जहां पर जो छोटे बच्चों को जो मलेरिया होता है ना, उसमें हमने बहुत बड़ा एक बोल सकते हो एक इवेंट किया है। चलिए आइए बात करते हैं नेक्स्ट। भारत में एक नई छिपकली की खोज हुई है। अब इस छिपकली की बात करें तो ये एक प्रकार की ऐसी छिपकली है जिसके अंदर इसके जो निकटतम यानी कि इसकी प्रजाति की जितने भी और जो छिपकली है उसमें से 4.7 से लेकर 5.2 लगभग आनुवांशिक भिन्नता इसके अंतर्गत है। और इसका नाम हमने क्या किया है बच्चों, इसका नाम रखा है सिर्डोडैक्टिलस जयदित्याई। अब यहाँ पे जयदित्याई क्या नाम है, क्योंकि इस छिपकली को जिस महाशय ने खोजा था उनका नाम है ये असम के प्रसिद्ध हैप्टोलॉजी जयदित्य पुरकात्स नाम है इनका, और इन्हीं के नाम पे जो जयदित्य है इन्हीं के नाम पे जयदित्याई रखा गया है। और इनकी ये जो खोज है वो अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक प्रकाशन में भी आ चुकी है बच्चों। यह अध्ययन जो है वो यूरोपीय जर्नल ऑफ टैक्सोनॉमी पे जो भी नए संस्करण है उसमें भी अपडेट है। ये जो छिपकली है अगर आप इसको देखोगे तो ये एक रात्रिचर जीवन शैली बिताती है, यानी कि दिन रात में भोजन खोजती है और दिन में गड्ढों में छिपती रहती है। तो अगर देखा जाए तो हमारा जो देश है वो विविधताओं वाला है, अभी तो बहुत सारी खोजें होने बाकी है। तो थोड़ा सा याद रखिएगा कि ये जो छिपकली है वह कहाँ पर, त्रिपुरा के अंदर में खोजी गई है और इसका नामांकन जो है वहीं के एक प्रसिद्ध हैप्टोलॉजिस्ट के नाम पे रखा गया है। चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं। तो भारत की मूक महामारी ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी। अब देखिए भारत की मूक महामारी का मतलब क्या हो गया कि अगर देखा जाए तो भारत में ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी एक बहुत कॉमन एक डिजीज तो नहीं बोलूंगा, सिम्टम्स है। यानी कि जब व्यक्ति को चोट लगती है, व्यक्ति गिर जाता है, तब उसके ब्रेन में जो चोट लगती है और अगर वो चोट बहुत ज्यादा है तो उसी को बोलते हैं ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी। और एक रेशियो है कि कितने % ये जो ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी होती है, तो सड़क दुर्घटनाएं की बात करें तो 60% तक, यानी कि एक्सीडेंट होने के बाद 60% तक चांसेस होते हैं कि ब्रेन में इंजरी हो। और अगर हिंसा की बात करें, जब दो गुटों के बीच में लड़ाई होती है तब 10% तक क्या हो सकता है, ये ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी हो सकती है। और गिरने से, यानी कि जब कोई व्यक्ति बेहोश होकर गिर जाए या कोई शराब पी के गिर जाए, तो जब डायरेक्ट सर के बल गिरता है तब भी 20 से 25% तक क्या हो सकता है, उनको ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी हो सकती है। इसका कारण क्या है सर? सर पर अचानक आघात जो कि मस्तिष्क की कार्यप्रणाली को बाधित कर सकता है। और इसके अंदर सिम्टम्स क्या हो सकते हैं? ब्लीडिंग हो सकती है, रक्तस्राव हो सकता है, सूजन इडिमा हो सकता है, संज्ञानात्मक हानि, यानी कि व्यक्ति जो है वो प्रॉपर तरीके से अलग ही दुनिया में पहुंच सकता है, व्यवहार में अचानक से बदलाव हो गया, इस प्रकार की डिजीज हो सकती है। तो अगर ये ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी हो तो तुरंत हमें क्या करना पड़ता है? हॉस्पिटलाइज करनी पड़ती है और कई बार ऑपरेशन करना पड़ता है। लेकिन भारत में एक ऐसा स्कैनर आया है जो कि ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी को तुरंत पहचान सकता है। क्या नाम है उसका बच्चों? उसका नाम है सेरेब्रो। क्या नाम है? सेरेब्रो। मस्तिष्क चोट का गैर आक्रामक निदान बोल सकते हो। ये एक प्रकार का स्कैनर है। क्या है बच्चों? सेरेब्रो एक प्रकार का एक स्कैनर है जो 1 मिनट से भी कम का समय लेता है और पूरा का पूरा जो क्रेनियम है, पूरा का पूरा जो मस्तिष्क है, उसको स्कैन कर लेता है। अब इसमें टेक्नोलॉजी, जो मेन टेक्नोलॉजी यूज हुई है इस सेंसर का, वो क्या है? ये है नियर इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी। और इसमें मशीन लर्निंग का भी यूज किया गया है, यानी कि AI का भी यूज किया गया है, मशीन लर्निंग का भी यूज किया गया है। तो ये सबसे अच्छी बात, ये जो स्कैनर है वो किसके लिए बहुत अच्छा है? ये जो छोटे बच्चे होते हैं और जो गर्भवती महिला होती हैं उनके लिए पूरी तरीके से सुरक्षित है। क्योंकि अभी तो हम लोग CT स्कैन करेंगे, कई बार MRI करते हैं, तो CT स्कैन तो सबसे खतरनाक होती है। किसके लिए? छोटे बच्चों और प्रेग्नेंट महिलाओं के लिए। तो ये इनके लिए बहुत ही अच्छी तकनीकी है। सो ये किस तरीके से काम करती है सर? ये बिना किसी चीर फाड़ के जो हमारी खोपड़ी है, जो ब्रेन है, उसके अंदर जो ब्लीडिंग हो रही है, नहीं है, जो सूजन है, वो प्रॉपर तरीके से बता देता है कि कितने लेवल पर सूजन है, कहां कहां पर सूजन है। इसे बनाया किसने है? ICMR, एम्स भोपाल, निमहंस और बायोस्कैन रिसर्च के द्वारा मिलकर बनाया गया है। इसके अलावा भारत में एक और नई तकनीकी विकसित हुई है डायग्नोस्टिक टूल्स के लिए। अगर अभी आपको लीवर, किडनी या फिर लीवर, किडनी या कैंसर की जांच करनी हो तो आपको पैथोलॉजिस्ट के पास जाना पड़ता है और एक बहुत ही
ज़्यादा पैसा देना पड़ता है उस टेस्ट के लिए। चलो शहर की बात करें तो शहर में पैसा लग जाए, लेकिन ये चीज़ें अवेलेबल तो हो जाती है। लेकिन प्राथमिक सेंटर की बात करें, प्राथमिक स्वास्थ्य सेंटर की बात करें, छोटे छोटे ग्रामीण क्षेत्रों की बात करें, तो वहाँ ये बेसिक सुविधा भी उपलब्ध नहीं है। और इसी को लेकर के एक बहुत नया एक इनोवेशन हुआ है, उसका नाम है बच्चों, है ना, मोबी लैब। मोबी लैब एक प्रकार का नेक्स्ट जनरेशन का पोर्टेबल एआई क्लिनिक है, यानी कि एक ऐसा क्लिनिक जो आपके मोबाइल फोन के साथ कनेक्ट हो सकता है। और ऐसी कंडीशन में क्या कर सकते हो, आप अपने बॉडी के लीवर, किडनी, हार्ट, विटामिन और जो कैंसर मार्कर्स होते हैं, कैंसर को पता करने के लिए जो कैंसर मार्कर्स होते हैं, इसके साथ साथ 25 मापदंडों का सटीक परीक्षण कर सकते हैं। और ये प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों के लिए आदर्श है। ऐसा नहीं है कि इसे हमने लॉन्च कर दिया, इसे सबसे पहले अभी तक 10,000 रोगियों पर हमने सफल परीक्षण किया है और CDSU के द्वारा विनिर्माण लाइसेंस प्राप्त हो चुका है। तो ये जो मोबी लैब है, इसे बनाया किसने है, इसके निर्माता है IIT गुवाहाटी के पूर्व छात्रों का स्टार्टअप जिसका नाम है प्राइमरी हेल्थ टेक प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा इसे बनाया गया है। तो ये कैसे काम करता है, ये काम करता है, ये बैटरी संचालित है और IoT का मतलब इंटरनेट ऑफ थिंग्स, ये इंटरनेट से भी सक्षम है। और AI और मशीन लर्निंग संचालित एक क्लिनिकल केमिस्ट्री एनालाइजर है बच्चे। तो अगर देखा जाए तो ब्रेन इंजरी को लेकर के या फिर ब्लड को मापने के लिए हमने अभी 2 नई तकनीकी विकसित करी है। तो देखते हैं एक बार दोनों को तुलनात्मक विश्लेषण कर ले। तो मापदंड की बात करें तो सेरिब्रो क्या है और मोबिलेब क्या है। सेरिब्रो का उद्देश्य क्या है, ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी यानी कि मस्तिष्क की जो चोट है उसके बारे में पता लगाने की एक बहुत ही पोर्टेबल डिवाइस है जो 1 मिनट में पता लगा लेगी बिना MRI, बिना CT स्कैन के। दूसरा रक्त और क्लिनिकल केमिस्ट्री परीक्षण है मोबी लैब की हम बात करें। तकनीक कौन सा यूज हुआ है इसमें, नियर इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी है, ठीक है। मशीन लर्निंग इसमें भी यूज किया गया है, IoT इंटरनेट ऑफ थिंग्स और AI और मशीन लर्निंग इसमें भी यूज किया गया है। इसका जो पैरामीटर है आंतरिक रक्तस्राव और सूजन को पता करेगा बच्चों। और मोबी लैब क्या है, 25+ पैरामीटर यानी कि गुर्दे, लीवर, कैंसर मार्कर का पता करता है। तो इसके उपयोगकर्ता कौन होंगे, ये जो सेरेब्रो से कौन करेगा, पैरामेडिकल्स में आपातकालीन स्थिति में इसका यूज किया जाएगा, नॉर्मल यूज नहीं कर पाएंगे। और जो मोबी लैब है वो है प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र जो है इसका यूज करने वाले हैं। तो चलिए नेक्स्ट करंट की तरफ आगे बढ़ते हैं। तंबाकू के प्रभाव का पता लगाने के लिए एक नई FEMOF तकनीक का यूज किया गया है। कई बार जब कोई व्यक्ति सिगरेट पीता है, सिगरेट पीने के बाद जब वो जांच कराने जाता है तो उसके फेफड़े में, उसके ब्लड में जल्दी से पता नहीं चलता। तो अब हमने क्या किया, जो तंबाकू का यूज जो लोग करते हैं, है ना, उसका प्रभाव जानने के लिए एक नई तकनीकी का उपयोग किया है जिसका नाम क्या है, FEMOF तकनीक है। सबसे पहली बात कि ये क्या है सर, मानव बाल से हजारों गुना छोटी है। ये क्या करती है सर, आयरन आधारित एक मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क यानी कि लोहे और कार्बनिक अणुओं से बना एक सूक्ष्म ढांचा है, एक बेसिक स्ट्रक्चर है। और ये संरचना में सूक्ष्म छिद्र होते हैं। इसके संरचना में छोटे छोटे, देखो अगर देखा जाए तो पोर्स होते हैं, छोटे छोटे छिद्र होते हैं जो अन्य अणुओं के साथ रिएक्शन करते हैं। तो अब ये करता क्या है, थोड़ा सा देखेंगे। करता क्या है कि ये बेसिकली फ्लोरोमेट्रिक सेंसिंग तकनीक का यूज करता है कि अगर केमिकल जो आपका जो निकोटीन वगैरह है उसके संपर्क में जैसे आएगा, ये जो FEMOF है ये चमक उठता है, ठीक है। ये क्या करता है, शरीर में निकोटीन और कोटिनीन के स्तर का त्वरित और सटीक रूप से पता करता है। सबसे पहली बात तो समझो, अब जब भी कोई व्यक्ति सिगरेट, तंबाकू का यूज करेगा तो उसकी बॉडी के अंदर में क्या आता है, निकोटीन आता है। क्या आता है, निकोटीन। हालांकि निकोटीन 2 से 4 घंटे तक इसका असर रहता है। कितना, जब कोई सिगरेट पिए तो उसका 2 से 4 घंटे तक असर रहता है। लेकिन निकोटीन फिर बाद में जाकर के चेंज हो जाता है किसके अंदर में, कोटिनीन के रूप में। किसके,
कोटिनिन के रूप में चेंज हो जाता है। और ये कोटिनिन आपके बॉडी के अंदर में लगभग 12 से लेकर 24 घंटे तक हो सकता है। अब कई बार बीमा कंपनी कैसे चेक करती है, आपने क्या किया, फॉल्स कमिटमेंट कर दिया कि नहीं भैया मैंने सिगरेट, मैं तंबाकू का सेवन नहीं करता, मैं कभी आज तक किया नहीं है, और आपने बीमा क्लेम ले लिया, तो बीमा क्लेम आपको ऐसे नहीं मिलेगा। उनके पास ये जांच होती है, कौन सी जांच होती है, कोटिनिन चेक होती है। आपने सोचा कि भाई अभी तो मुझे सिगरेट पिए हुए 2 दिन हो गए हैं, 1 दिन हो गया, आपकी बॉडी में तो निकोटीन होगा नहीं, लेकिन बच्चे वो इसी को टेस्ट करते हैं, किसको, कोटिनिन को टेस्ट करते हैं। आइए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट टॉपिक, स्वास्थ्य चेतावनी एक हेल्थ अलर्ट की गई है, दिमाग खाने वाला अमीबा। जी हाँ, दिमाग खाने वाला अमीबा जिसका नाम है नेग्लेरिया फाउलरी, नेग्लेरिया फाउलरी। अब ये जरूरी क्यों है बच्चों, हालिया रिपोर्ट की बात करें तो प्राइमरी अमीबिक मेनिंगो इंसेफ्लाइटिस, PAM एक प्रकार की बीमारी है, और ये जो दिमाग खाने वाला जो अमीबा है वो कहाँ पे पाया गया है, कोझिकोड केरल में पाया गया है। कितने लोग संक्रमित हो गए, इसमें 3 लोग संक्रमित हुए, जिसमें से 1 की डेथ हो गई। हालांकि और भी बहुत ज़्यादा बड़े स्केल पे हुआ होगा, लेकिन जो हमें अभी पता चला है वो कितने लोग हैं, 3 लोग संक्रमित हुए और 1 लोग की डेथ हो गई है। क्या है ये, आइए सबसे पहले जानते हैं। बेसिकली ये एक प्रकार का अमीबा है जिसका नाम है नेग्लेरिया फाउलरी। ये एक मुक्त जीव है, फ्री लिविंग एक ऑर्गेनिज्म है, सूक्ष्म जीव है जो कि पानी के अंदर में रहता है। और कौन सी बीमारी फैलाता है बच्चे, ये एक PAM जिसका नाम अभी क्या मैंने बताया, प्राइमरी अमीबिक मेनिंगोइंसेफ्लाइटिस, एक प्रकार का दुर्लभ रोग फैलाता है जो कि बहुत ही घातक मस्तिष्क संक्रमण, बहुत ही क्रिटिकल ब्रेन इन्फेक्शन पैदा कर सकता है। अब ये कहाँ पाया जा सकता है, ये बेसिकली गर्म और स्वच्छ जल स्रोतों में, जैसे वो झील हो सकता है, वो तालाब हो सकता है, और ये नदियां हो सकती है। यानी कि अगर कोई व्यक्ति इसमें नहा रहा है और अगर ये अमीबा है तो इसका शिकार वो हो सकता है। आइए जानते हैं कि ये कैसे फैलता है। सबसे पहले कि ये नाक के जरिए आपके शरीर के अंदर प्रवेश करता है। दूषित पानी में, अगर ये दूषित पानी हो, पानी ठहरा हुआ हो, तो अगर उसमें अमीबा हो, अगर आपने माथा सर डुबोया या आप उसमें स्नान किया तो ये आपके नाक के थ्रू जाएगा। नाक के थ्रू जाने के बाद आपके घ्राण प्रदेश यानी कि ऑल्फैक्टरी नर्व से, जो नाक की तंत्रिकाएं होती है, उससे होते हुए आपके ब्रेन के टिश्यू तक चल सकता है, जा सकता है, और ये मस्तिष्क के टिश्यू को नष्ट कर देता है और सूजन पैदा करता है। आपको अच्छे तरीके से पता है बच्चों कि जो ब्रेन के टिश्यू की बात करें तो ब्रेन का जो टिश्यू होता है वो होता है न्यूरॉन। क्या होता है, न्यूरॉन। और आपको अच्छे तरीके से मैंने बताया कि न्यूरॉन सेल कैन नॉट बी फर्दर डिवाइडेड, ये सेल विभाजित नहीं होते। अगर ये नुकसान हुआ, अगर ये डैमेज हुआ तो एक सीरियस कंडीशन पैदा कर सकता है। ठीक है, सीरियस कंडीशन समझ में आ गया। तो ये बेसिकली, अब इसमें सच क्या है झूठ क्या है, कैसे फैलता है कैसे नहीं फैलता, आइए इस बारे में थोड़ी सी जानकारी लेते हैं। फैलता है कैसे, दूषित पानी में तैरने से फैल सकता है, दूषित पानी में सर डुबोने से हो सकता है, लेकिन नहीं फैलता दूषित पानी पीने से, क्योंकि जब आप दूषित पानी को पीते हो तो आपके पेट में जो HCl है, पेट के अंदर में जो HCl है वो क्या करता है, इसे किल कर देता है। दूसरा, ये एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के संपर्क में आने से भी नहीं हो सकता, केवल दूषित पानी में नहाने से, तैरने से, सर डुबोने से हो सकता है। ये कहाँ हो सकता है भैया, गर्म और ठहरे हुए मीठे पानी में नहाने से, सर डुबोने से बचें क्योंकि बचाव ही इसका उपाय है, और नाक में पानी जाने से रोकें। समझो मेरी बात को, नाक में एक, अगर आपको स्विमिंग पूल में तैरना भी है, नदी में तैरना भी है, तो एक स्ट्रिप आती है, नोज स्ट्रिप बोलते हैं, आप इसको लगाइए, आप तैरें, इस प्रकार की बीमारी से आप बच सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं बच्चों, विशाखापट्टनम जो है वो पूरे भारत का नया गूगल क्लाउड AI हब बनने वाला है, और ये भारत का सबसे बड़ा हब बनेगा जिसमें लगभग 15 बिलियन का निवेश कर रहे हैं हम लोग, और इसमें 1 GW गीगावाट हाइपर स्केल AI डेटा सेंटर बन रहा है। और ये कौन बना रहा है, किसके सहयोग से, तो अडानी ग्रुप और भारती एयरटेल के सहयोग से विकसित कर रहा है। कब तक विकसित होने वाला है बच्चों, ये सितंबर 2028 तक पूरे होने का इसका लक्ष्य रखा गया है। भारत का सबसे बड़ा AI हब है, और इसे हमने नाम क्या दिया है, विशाखापट्टनम का AI पट्टनम,
AI पटनम, इसका यूज कहाँ कहाँ करेंगे? जो गूगल क्लाउड AI हब है, इसका एप्लीकेशन क्या होगा, इसका यूज क्या क्या होगा? तो बच्चों ये स्वास्थ्य के क्षेत्र में, ये शिक्षा के क्षेत्र में, लॉजिस्टिक और कृषि क्षेत्रों को सीधा लाभ पहुंचाने वाला है। और आपको पता होना चाहिए कि भारत में शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, एग्रीकल्चर हो, ये तेजी से बढ़ोतरी हो रही है इसकी। तो आने वाले समय में हम हर चीज को AI के साथ जोड़ करके एक नए मंजिल की तरफ, एक नए स्तर की तरफ आगे बढ़ेंगे और ये वैश्विक डिजिटल कनेक्टिविटी को भी बढ़ाने का काम करेगा। तो पूरे भारत की बात करें तो भारत का सबसे बड़ा नया गूगल क्लाउड AI हब कहां बन रहा है? विशाखापट्टनम में। नेक्स्ट आते हैं धोलेरा। धोलेरा SEZ भारत का सबसे पहला सेमीकंडक्टर विनिर्माण केंद्र है बच्चों। आपको अच्छे तरीके से पता है क्या कि सेमीकंडक्टर बहुत जरूरी है इलेक्ट्रॉनिक्स के क्षेत्र में। और अभी तक हम इलेक्ट्रॉनिक्स के क्षेत्र की बात करें, सेमीकंडक्टर हम खुद नहीं बना रहे थे, लेकिन भारत में जो है पहला सेमीकंडक्टर विनिर्माण केंद्र बनने वाला है। और ये कितने हेक्टेयर में सर? ये 66 हेक्टेयर में एक फैला हाईटेक इंफ्रास्ट्रक्चर होगा। और इसमें आप बोल सकते हो कि तकनीकी आत्मनिर्भरता का लक्ष्य है। इसका उद्देश्य आयात को कम करना है। अभी तक जो हम सेमीकंडक्टर क्या कर रहे हैं, दूसरे देशों से आयात कर रहे हैं, जिसकी वजह से हमारे जितने भी गैजेट है वो बहुत महंगे होते हैं। अगर भारत में सेमीकंडक्टर बनेगा तो इसका सीधा लाभ भारतीय लोगों को होने वाला है। तो ये भारत का पहला फैन प्लांट बनेगा, ध्यान रखना। घरेलू चिप विनिर्माण केंद्र बनेगा। टाटा सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा इस परियोजना को विकसित किया जा रहा है और इसमें लगभग 91,000 करोड़ का इसमें लक्ष्य रखा गया है बच्चों। नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट देखते हैं अग्निकुल कॉस्मोस का अंतरिक्ष प्रणोदन का एक नया रूप। भाई भारत की बात करें तो आपको तो पता ही है कि भारत में इसरो क्या करता है, उपग्रह का लॉन्च करता है, उपग्रह को लॉन्च करता है। लेकिन अब भारत ने क्या करना स्टार्ट किया, अब एक विशिष्ट और एक बहुत ही बड़े मिशनों को लॉन्च करने का जो है वो लक्ष्य रख रहा है इसरो। अब जो छोटे छोटे जो उपग्रह होते हैं उनको भारत की जो प्राइवेट कंपनी है, जैसे कि ध्रुव हो गया, आपका जाके जो अग्निकुल कॉस्मोस हो गया, उनको इसका भार दिया गया कि आप छोटे छोटे रॉकेट्स को, छोटे छोटे सैटेलाइट्स को आप लॉन्च कीजिए, हम बड़े मिशन को लॉन्च करेंगे। तो इसके लिए क्या हुआ है, अग्निकुल ने क्या किया कि एक बूस्टर रॉकेट का निर्माण, बूस्टर इंजन का निर्माण किया है, जिसका नाम है इग्नाइट 3D प्रिंटेड बूस्टर इंजन। क्या है? इग्नाइट 3D प्रिंटर बूस्टर रॉकेट। तो सबसे पहले आइए एक बार जानते हैं कि ये जो आपका अग्निकुल कॉस्मोस है वो क्या है। चेन्नई स्थित स्टार्टअप एक अग्निकुल कॉस्मोस बेसिकली एक प्रकार की प्राइवेट स्पेस एजेंसी है, जिन्होंने पूरी तरीके से 3D प्रिंटेड इग्नाइट इंजन का सफलतापूर्वक परीक्षण कर लिया। और ये स्वदेशी अंतरिक्ष प्रणोदन के क्षेत्र में एक आत्मनिर्भरता ही बोल सकते हो। तो सर ये बताइए कि ये आखिर है क्या, ये जो इग्नाइट है वो है क्या? इग्नाइट एक प्रकार का एडवांस इंजन है जिसे विशेष रूप से अग्निबाण प्रक्षेपण यान, अग्निबाण क्या है? एक प्रकार का प्रक्षेपण रॉकेट बोल सकते हो। देखो ये जो प्रक्षेपण रॉकेट है, लॉन्चिंग रॉकेट है, ये बेसिकली क्या है, अग्निबाण इसका नाम रखा गया है। और इसके लिए हम लोगों ने क्या किया, बूस्टर चरण को। अब बूस्टर चरण क्या होता है, सबसे पहले देखो ये आपको पता होना चाहिए कि ऊपर यहां पे हम रखते हैं उपग्रह, और ये जो है आपका, ये है आपका जाकर कौन सा, पहले तो ये चरण, पहला चरण, प्रथम चरण, ये है आपका सेकंड स्टेज, ये है आपका फर्स्ट स्टेज, ये है आपका फर्स्ट स्टेज, ठीक है, ये आपका सेकंड स्टेज है किसका, फ्यूल चैम्बर का। और ये जो इसके साथ चारों तरफ बगल बगल देख रहे हो, ये वाला सेगमेंट देख रहे हो, ये है आपका बूस्टर रॉकेट। बूस्टर रॉकेट क्या होता है सर, बूस्टर मोटर क्या होता है, जब भी कभी किसी ऐसे प्रक्षेपण यान को हमें थ्रस्ट ज़्यादा देना पड़ता है तो उसके चारों तरफ हम बूस्टर लगाते हैं। ये बूस्टर मिनिमम 2 भी हो सकते हैं, मैक्सिमम 6 भी हो सकते हैं। तो अग्निकुल परियोजना ने क्या किया, बूस्टर रॉकेट को, ये जो बूस्टर रॉकेट दिख रहा है ना, बूस्टर जो रॉकेट या बूस्टर इंजन को है ना, एक नई तकनीकी से बनाया है। इसके लिए 3D
किसके लिए? 3D प्रिंटेड सेमी क्रायोजेनिक बूस्टर इंजन का निर्माण किया है। और इसे किस में लगाएगा वो? ये लगाएगा अग्निबाण प्रक्षेपण यान के अंदर में। तो सर जी ये बताइए, तो इसने कौन सा बड़ा काम किया? ये 3D प्रिंटेड सेमी क्रायोजेनिक इंजन में और पारंपरिक में क्या अंतर है? आओ एक बार देखते हैं। तो अगर हम ट्रेडिशनल की बात करें, जो पहले से हमारे पास बूस्टर इंजन है, उसमें हजारों अलग अलग कलपुर्जों का उपयोग किया जाता है बच्चों, और ये बिल्कुल जटिल असेंबली होती है। और अगर देखा जाए इग्नाइट 3D प्रिंटर जो हमने बनाया है, ये जो एक क्रायोजेनिक बूस्टर बनाया है, ये एक ही भाग में सिंगल पीस स्ट्रक्चर है, इसमें कोई असेंबली करने की आवश्यकता नहीं है। और जब कोई असेंबली करने की आवश्यकता नहीं है तो बहुत कम टाइम लगेगा। तो अगर निर्माण के समय की बात करें तो इसमें कई महीने या वर्ष तक लग सकते हैं पारंपरिक रॉकेट के लिए, लेकिन यहाँ पे एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग के द्वारा केवल 1 सप्ताह के भीतर इसका निर्माण किया जा सकता है। तो सर इससे बेनिफिट क्या होगा? अब बेनिफिट की बात करें तो सबसे पहली बात तो तेज निर्माण कार्य, निर्माण की जो जटिलता होगी और लगने वाला जो समय है इसमें कम हो जाएगा। दूसरा, लागत कम हो जाएगी। और अग्निबाण जो है वो छोटे उपग्रह प्रक्षेपण यानों के लिए आदर्श और अधिक किफायती हो सकते हैं। जहां इसरो या बाकी अन्य जो प्रक्षेपण यान से बहुत ज़्यादा पैसा लगता है, अग्निबाण की बात करें, ये कम समय में कम लागत में, है ना, अधिक सटीकता के साथ किसी भी रॉकेट को प्रक्षेपित कर सकता है, किसी भी उपग्रह को प्रक्षेपित कर सकता है। दूसरी बात कि ऑन डिमांड प्रक्षेपण, ऑन डिमांड का मतलब अब जैसे चाहेंगे, अब किसी ने बोला कि भाई 500 किलो का है भेज दीजिए, 400 किलो का है भेज दीजिए, 800 किलो का है भेज दीजिए, 150 किलो का है भेज दीजिए, यानी कि ऑन डिमांड जो भी ग्राहकों की डिमांड होगी वो उसको पूरा करने के लिए क्या बनाया गया है? अग्निबाण प्रक्षेपण यान बनाया गया है। तो अग्निकुल की बात करें, अग्निकुल कॉस्मोस के द्वारा अग्निबाण प्रक्षेपण यान का निर्माण किया गया है। इसकी स्थापना कब हुई थी अग्निकुल कॉस्मोस की बच्चों? वर्ष 2017 में श्रीनाथ रविचंद्र और मोइन SPM और सत्यनारायणन चक्रवर्ती के द्वारा स्थापित किया गया था, भारतीय एरोस्पेस स्टार्टअप के द्वारा। ये राष्ट्रीय दहन अनुसंधान एवं विकास केंद्र IIT मद्रास चेन्नई के अंतर्गत स्थित है। इसका लक्ष्य क्या है सर? वैश्विक स्तर पर किफायती और ऑन डिमांड उपग्रह प्रक्षेपण सेवाएं पैदा करना। कल को हो सकता है तुम बहुत बड़े स्टार्टअप कंपनी के मालिक बन जाओ और तुम्हें अपने सैटेलाइट को लॉन्च करने की आवश्यकता हो, तो तुम कहाँ आना? तुम आना अग्निकुल कॉस्मोस पे। ये तुम्हारे सैटेलाइट को अग्निबाण प्रक्षेपण यान के माध्यम से प्रक्षेपित कर देंगे। चलिए नेक्स्ट आते हैं मिशन दृष्टि के बारे में। अभी मिशन दृष्टि को 3 मई को लॉन्च किया गया है। ये बेसिकली क्या है? आप बोल सकते हो विश्व का प्रथम बहुसंवेदन मल्टी सेंसर उपग्रह है। मल्टी सेंसर का मतलब एक ही बस में, बस मतलब इस सैटेलाइट का जो मेन पार्ट होता है उसको हम बोलते हैं बस। क्या बोलते हैं? बस। अब इसी के अंदर में एक नई तकनीकी का यूज किया गया जिसको बोलते हैं ऑप्टोसाट टेक्नोलॉजी बच्चों। क्या बोलते हैं? ऑप्टोसाट टेक्नोलॉजी। इसे वर्ष 2000 की पहली तिमाही यानी कि 3 मई, कितनी मई को? 3 मई 2026 को प्रक्षेपित किया गया है बच्चों। एक ही सैटेलाइट के अंदर में कई सेंसर का उपयोग किया गया है। अब ये क्या करता है, समझो मेरी बात को। ये जो पहला जो मल्टी सेंसर उपग्रह है, कोई ना कोई तो काम होगा। आइए एक बार इसको थोड़ा सा समझते हैं कि जो पारंपरिक ऑप्टिकल सेंसर होता है जो सैटेलाइट के अंदर, जो पारंपरिक यानी कि जो ट्रेडिशनल हम लोग यूज कर रहे हैं, कैमरा का यूज कर रहे हैं, ऑप्टिकल सेंसर का यूज करते हैं, वो जमीन की तस्वीर तब नहीं ले सकता जब क्या हो? बादल बहुत घना छाया हो। ठीक है, बादल की स्थिति बहुत ज्यादा हो तब वो नीचे की तस्वीर नहीं ले सकता। ये केवल दिन के उजाले और साफ मौसम में बादल छाने, रात होने पर डेटा संग्रह नहीं कर सकता। लेकिन जो अभी हमने मिशन दृष्टि किया है जिसमें सार ऑप्टिकल यानी कि ऑप्टोसार, ध्यान रखिएगा, ऑप्टोसार जो तकनीक का यूज किया गया है, चाहे बादल हो, चाहे वो दिन हो, चाहे वो रात हो, वो क्या कर सकता है? प्रॉपर तरीके से तस्वीर ले सकता है हमारे भूभाग की। तो इसमें सिंथेटिक अपर्चर रडार ऑप्टिकल सेंसर का समायोजन किया गया है। क्या किया गया है? ऑप्टिकल सेंसर और सिंथेटिक अपर्चर रडार का समायोजन किया गया है, जो कि प्रत्येक मौसम, दिन और रात में निरंतर और स्पष्ट क्या कर सकता है? अवलोकन कर सकता है। आइए इसकी तकनीकी विशेषता की बात करते हैं। तो जैसा कि मैंने बोला, इसमें सार और हाई रेजोल्यूशन ऑप्टिकल कैमरे का यूज किया गया है, सिंथेटिक अपर्चर रडार और उच्च रेजोल्यूशन वाले ऑप्टिकल सेंसर किया गया है। दूसरा, ये
1.5 मीटर तक काम कर सकता है बच्चों। भारत में विकसित अब तक का उच्चतम रेजोल्यूशन है, जमीन से 1.5 मीटर तक ये प्रॉपर तरीके से इमेज ले सकता है। और इसका जो वजन है वो क्या है, भारत का अब तक का सबसे बड़ा निजी उपग्रह है जो कि 160 किलोग्राम तक है। तो जो मिशन दृष्टि है वो 3 मई को है। तो ऐसे सवाल आपके पेपर में आते हैं, इसको थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। दिशा बच्चों, अब अगर देखा जाए तो ये जो किसके द्वारा किया गया था, ये गैलेक्स आई के द्वारा इसे लॉन्च किया गया है। और आने वाले समय में जो गैलेक्स आई है वो एक प्रकार की नक्षत्र की योजना बना रही है, यानी कि 2026 की बात करें तो मिशन दृष्टि का शुभारंभ हो गया, प्रथम उपग्रह। आने वाले 4 वर्ष के अंदर में ये 8 से 10 बहु संवेदन उपग्रह, यानी कि अधिक सेंसिंग, अधिक जो सेंस वाले जो सैटेलाइट्स होते हैं, रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स होते हैं, वो लगाने की प्रॉपर तरीके से योजना है और वैश्विक रूप से इसकी योजना है। नेक्स्ट आते हैं भारत का क्वांटम सवेरा अमरावती। भाई अमरावती में हम अमरावती में क्या कर रहे हैं, एक क्वांटम कंप्यूटर की स्थापना कर रहे हैं। और 14 अप्रैल 2026 को आंध्र प्रदेश ने क्या किया, अमरावती में भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटर लॉन्च किया। 14 अप्रैल को हम लोग क्वांटम डे के रूप में भी जानते हैं बच्चों, ध्यान रखना। ये केवल और केवल एक वैज्ञानिक उपलब्धि नहीं है, बल्कि मेड इन अमरावती क्वांटम उत्पादन विकसित करने का एक क्या है, एक आत्मनिर्भरता की दिशा में एक विशाल छलांग बोल सकते हो। अब ये क्वांटम कंप्यूटर क्या होता है, जहां बाकी कंप्यूटर बिट्स पे काम करते हैं, 0 या 1 पे काम करते हैं, यानी कि अगर 0 है तो इंफॉर्मेशन नहीं है, 1 है तो इंफॉर्मेशन है, जबकि ये 1, 0 और 1 दोनों पर रह सकता है। ये सुपर कंप्यूटर से भी ज्यादा फास्ट हो सकता है, ध्यान रखना। सुपर कंप्यूटर तो नो डाउट फास्ट है ही, ठीक है, वो पेटाफ्लॉप पे काम करता है, लेकिन अगर क्वांटम कंप्यूटर की बात करें तो सुपर कंप्यूटर से काफी तेज है। तो भारत क्या चाह रहा है कि भाई 2026 की बात करें, इसे लॉन्च किया गया तो इसके शुरुआती चरण में ही कितने कंपनी आ गए, 15 कंपनी शामिल हो गई हैं, जो कि स्टार्टअप और रिसर्च बेसिस पर ध्यान दे रही है। आने वाले समय के अंदर में, यानी कि 2030 तक इसका विजन ये है कि विश्व के शीर्ष 5 वैश्विक क्वांटम हब में आंध्र प्रदेश को क्या करना, स्थापित करना। और हो सकता है कि आने वाले समय में हम ये कर भी लेंगे, तो थोड़ा सा इसे ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आते हैं कि भाई जापान का रणनीतिक रक्षा परिवर्तन। देखो, हर देश चाहता है कि वो अपने डिफेंस सेगमेंट है उसको मजबूत कर ले, और इसी के दिशा में जापान ने 2 कदम और आगे बढ़ाया है। उन्होंने 2 जगह पर, एक जगह का नाम है आपका कैप केगन और दूसरा है कैप फूजी। ये जो 2 जगह पे है, इन 2 जगह पर इन्होंने टाइप 12 एंटीशिप मिसाइल जो है वो तैनात कर दी है। कौन सी मिसाइल? टाइप 12 एंटीशिप मिसाइल की तैनाती कर दी है। तो जापान अपनी रक्षा क्षमताओं को क्या कर रहा है, सुदृढ़ कर रहा है और बढ़ा रहा है। और इन्होंने 2 स्थानों पे, क्योंकि ये 2 स्थान इनके बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ऐसी बात नहीं है कि टाइप 12 एंटीशिप मिसाइल पहले नहीं थी, पहले भी थी, लेकिन उसकी मारक क्षमता जो थी वो कम थी। आइए जानते हैं इसके बारे में थोड़ा सा, कि जो पहले की जो इनके पास मिसाइल थी टाइप 12, वो पहले क्या थी, मूल संस्करण की बात करें, जो बेसिक संस्करण था वो 200 किलोमीटर तक, यानी कि 125 मील तक काम करने में, मार करने में जो थी वो सक्षम थी। लेकिन अब इसको एडवांस करते हुए इन्होंने क्या कर दिया, 1000 किलोमीटर यानी कि 620 मील तक वाला एक एडवांस जो संस्करण है, एक एडवांस वर्जन जो है ये बनाया है। अब क्या है, ये जो उन्नत टाइप 12 है, ये क्या है, उन्नत बाइट, मैं 2 बोल रहा था क्या, नहीं, उन्नत टाइप 12 जो है वो अब चीन के प्रमुख भूभाग तक पहुंचने में सक्षम है। यानी कि अब जापान चीन के भी कुछ पार्ट तक आगे बढ़ गया है। अब धीरे धीरे भारत भी अपने अपने डिफेंस सेगमेंट में बहुत बढ़ोतरी कर रहा है। और हर देश, क्योंकि आपको पता है कि फिलहाल जिस प्रकार से कंडीशन है, तीसरा विश्व युद्ध होने की चांसेस बहुत लोग बोल रहे हैं, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं होगा, मुझे नहीं लगता, बाकी तो क्या ही बताऊं। नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट है भैया सार्वजनिक स्वास्थ्य का एक नया मोर्चा। यानी कि पूरे भारत की बात करें तो अभी भारत में एक और क्रिटिकल कंडीशन खास करके कहां पर, केरल के अंदर में देखी गई बच्चों। क्रिटिकल कंडीशन का मतलब ये हो गया कि जो भारत की बात करें, केरल में सिंगलोसिस, क्या है, सिंगलोसिस के प्रकोप की सूचना मिली है। अब केरल के अंदर में सिंगलोसिस क्या है, आइए थोड़ा सा जानते हैं। जो सिंगलोसिस है एक प्रकार की बीमारी है जिससे
कई मौतें और अनेक संक्रमण सामने आए बच्चों। अब ये सार्वजनिक स्वास्थ्य को लेकर के एक बहुत बड़ी चिंता का विषय है कि जब लोगों की डेथ होनी स्टार्ट हो जाए और एक ऐसी बीमारी से जो कि बड़े लार्ज स्केल पे फैले, तो पता ही आपको कि आपको ध्यान देने की आवश्यकता तो है। और खास करके कोरोना के बाद तो हर एक बीमारी को हम ध्यान से देखेंगे। जैसे हंता वायरस की बात करें, अभी 3-4 दिन से आप सुन रहे होंगे कि हंता वायरस, कौन सा वायरस? हंता वायरस आ रहा है जो कि चूहों से फैलता है। नया वायरस बोल रहे हैं इसको, हंता वायरस, हंता वायरस। ये जो हंता वायरस है ये बेसिकली चूहों से, किससे? चूहों से फैलता है। इसके बारे में बात करेंगे, लेकिन पहले जानते हैं कि सिंगलोसिस क्या है। ये एक प्रकार का बैक्टीरियल इन्फेक्शन है जो कि एक बैक्टीरिया के कारण होता है, जिसका नाम है सिंगला। क्या नाम है? सिंगला। अगर ये किसी को ये कोई व्यक्ति से संक्रमित हो जाए तो उसे क्या हो सकता है, तो आइए जानते हैं। तो सबसे पहली बात तो ये, अगर किसी को हो जाए तो तीव्र दस्त हो सकता है, डायरिया जैसी कंडीशन हो सकती है, और खास करके जो पॉटी है, जो दस्त हो रहा है, उसमें रक्तस्राव हो सकता है, ब्लीडिंग हो सकती है, पेट में ऐंठन हो गया, बुखार है, उल्टी है, और बार बार शौच की इच्छा है। ध्यान रखना बच्चों, ये जो बीमारी है, ये जो सिम्टम्स हैं, ये आपका कॉलरा यानी कि हैजा, डायरिया में भी हो सकते हैं। लेकिन अगर ऐसा सिम्टम नजर आए तो आपको थोड़ा सा ध्यान और प्राथमिक शौचालय की तरफ जाना बहुत जरूरी है। प्राथमिक शौचालय नहीं, प्राथमिक शौचालय बोल रहा हूं मैं, देखो, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र जाना जरूरी है। अब इसका जोखिम का कारण क्या हो सकता है, तो ये बेसिकली 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों में सबसे अधिक प्रभाव डालता है। तो जो छोटे बच्चे हैं, छोटे बच्चों को अगर लूज मोशन हो, खासकर ब्लीडिंग हो, तो आपको थोड़ा सा अवेयर रहने की आवश्यकता है, ध्यान रखना। इसके अलावा ये और किसको हो सकता है? जो इसका कमजोर इम्यून सिस्टम है, जो कमजोर इम्यून सिस्टम है, या फिर कोई ऐसी स्थिति में रहता है जो कि ना प्रॉपर तरीके से खाना है, ना हाइजीन मेंटेन कर रहा है, उनको भी ये हो सकता है। अब इसका उपचार क्या है सर? इसके उपचार की बात करें तो अधिकांश मामले में जो हाइड्रेशन है, यानी कि आप ओआरएस का घोल पिला करके, है ना, पतला दाल है, खिचड़ी है, वो खिला देंगे तो मामला थोड़ा बहुत सही हो जाता है। लेकिन अगर मान लीजिए क्रिटिकल कंडीशन है, तब आपको कहाँ जाना पड़ेगा? आपको प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र जाना पड़ेगा और एंटीबायोटिक का ट्रीटमेंट हो सकता है। ध्यान दीजिएगा कि ये फैलता कैसे है। तो ये सबसे पहले जो फीकल ओरल रूट है इसका, ये एक व्यक्ति है जिसे संक्रमण हो गया है इसका। अब ये जो व्यक्ति है, इससे दूसरे व्यक्ति में कैसे पहुंचेगा? तो दूसरे व्यक्ति से पहुंचता है किसमें? माध्यम क्या है? दूषित जल और खराब स्वच्छता, यानी कि दूषित जल, कॉन्टेमिनेट वाटर, और अगर जो हाइजीन का ख्याल नहीं रखेंगे तब हो सकता है। और दूषित जल के अलावा ये हो सकता है कि जो दूषित भोजन है, तो हमें क्या करना है कि जो स्वस्थ व्यक्ति है उसका और इसके बीच का कनेक्शन कट करना होगा। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे कि आप बोल सकते हो कि स्वच्छ जल, सुरक्षित भोजन और बेहतर स्वच्छता ही इसका क्या है? उपाय हो सकता है। आप इस संक्रमित व्यक्ति को जो भी पानी दे रहे हो, जो भी खाना दे रहे हो, वो खाना दूसरे व्यक्ति तक नहीं पहुंचना चाहिए किसी भी माध्यम से, अदरवाइज ये दूसरे व्यक्ति को भी हो सकता है। तो अगर मैं बात करूं प्रथम स्टेज की बात करें, तो इसको ठीक होने में कोई ज़्यादा दवा की आवश्यकता नहीं है। केवल और केवल क्या चाहिए? हाइड्रेशन, यानी कि आप हाइड्रेट रहिए, ओआरएस दीजिए, पानी दीजिए, दाल दीजिए, है ना, खिचड़ी दीजिए। लेकिन अगर थोड़ा सा ज़्यादा है तो क्या हो सकता है? गंभीर संक्रमण है तो जो एंटीबायोटिक दवा आप दे सकते हैं। लेकिन दिक्कत वाली बात यह है कि पूरे विश्व भर की बात करें तो जो इस बीमारी से जो दर्ज हैं लोग, कितने हो गए भैया? 188 मिलियन जो लोग हैं, है ना, इससे प्रभावित हो रहे हैं। इसका मतलब ये है कि ये बीमारी बहुत तेजी से अपना पैर पसार रही है, और बैक्टीरिया भी क्या कर रहे हैं? इसको लेकर के प्रतिरोध विकसित कर रहे हैं। और आने वाले समय में क्या होगा? जो मानक एंटीबायोटिक है वो भी काम नहीं करेगी। तो फिर क्या ट्रीटमेंट है सर? बस ट्रीटमेंट इतना है कि आप नए उपचार विकल्पों पर ज़्यादा ध्यान ना दें, केवल और केवल स्वच्छता पर ज़्यादा ध्यान दें, काम आपका हो जाएगा। नेक्स्ट की बात करते हैं बच्चों, दृश्य को रोशन करना। अभी IISc के द्वारा एक लीवर कैंसर का पता लगाने वाला एक ग्लोइंग पेपर सेंसर विकसित किया है। समझो मेरी बात को, अदृश्य को पता लगाने का मतलब हो गया कि एक ऐसी बीमारी, लीवर की बात करते हैं, हमें अच्छे तरीके से पता है। अगर आपको नहीं पता तो मैं बता दूं, जो लीवर डिजीज है, जो लीवर डिजीज है ना, इसका पता जो है
लास्ट स्टेज में पता चलता है, लास्ट स्टेज, है ना, इसका पता लास्ट स्टेज में चलता है। और ऐसे कंडीशन में इंसान की क्या हो जाती है, डेथ तक हो सकती है। लीवर फेल्योर आजकल का कॉमन सिम्टम हो गया है। लीवर फेल्योर आजकल हर एक लोगों पे हो रहा है। अगर आप भारत की बात करें तो देखो, प्रधानमंत्री जी भी बोल रहे हैं तेल कम खाओ। क्यों? कि भारत के लोगों को शुगर और फैटी लीवर की समस्या बहुत ज़्यादा हो रही है। और फैटी लीवर कब आगे जाकर के लीवर सिरोसिस में चेंज हो जाए पता नहीं चलता। तो जो लीवर कैंसर है, लीवर कैंसर को पता करने के लिए हमने एक ग्लोइंग पेपर का मतलब एक ऐसा पेपर जो चमकता हो, हमने वो डेवलप किया है। तो आइए सबसे पहले जानते हैं कि इसे किसने बनाया है। तो इसे बनाया है भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु के वैज्ञानिकों ने। क्यों बनाया सर जी? क्योंकि लीवर कैंसर की त्वरित और सटीक पहचान के लिए, ताकि अगर पता चल सके कि शुरुआती दौर में है, पहला स्टेज है, सेकंड स्टेज है, थर्ड स्टेज है, पता चल जाएगा। तो ये है क्या? एक चमकने वाला फ्लोरोसेंट पेपर है। आपके ब्लड के संपर्क में आते ही ये पेपर, अगर किसी को कैंसर है तो वो चमक जाएगा। यानी कि बहुत लंबे चौड़े टेस्ट की आवश्यकता नहीं है इसमें बच्चों, ठीक है। अब ये बेसिकली कैसे काम करता है समझो। एक एंजाइम होता है जो सभी जीवित जीवों के अंदर में पाया जाता है, उसका नाम क्या है सर जी? बीटा ग्लूकुरोनिडेज। बीटा ग्लूकुरोनिडेज ये एक प्रकार का क्या है, एक एंजाइम है। और ये जो सेंसर है, ये जो पेपर है, इसी एंजाइम को क्या करता है, इसी एंजाइम की उपस्थिति को पहचान करके रिएक्ट करता है। तो आओ एक बार जानते हैं कि आखिर ये जो आपने बनाया है सर जी, ये जो किट बनाई है, ये जो फ्लोरोसेंट पेपर बनाया है, इसके पीछे का मैकेनिज्म क्या है, इसके पीछे का मैकेनिज्म क्या है। तो बच्चों, इसके पीछे का मैकेनिज्म है वो है टर्बियम। क्या है? टर्बियम एक प्रकार का दुर्लभ मृदा धातु है। दुर्लभ मृदा धातु का मतलब रेयर अर्थ मेटल है, ठीक है। इसमें हमने इसी का यूज किया है। तो ये जो फ्लोरोसेंट है, ये जो धातु है, कौन? टर्बियम जो है, इस एंजाइम के संपर्क में जैसे ही आता है तो ये चमकने लगती है और एक हरी रंग की रोशनी देने लगती है। तो अगर किसी को कैंसर की बीमारी हो रही है या फिर आने वाले समय में हो सकती है, और उसकी बॉडी के अंदर में ये जो बीटा एंजाइम है ये बनना स्टार्ट कर दिया है, तो शुरुआती दौर में ही आप पता कर सकते हो, लास्ट स्टेज में जाने की कोई आवश्यकता नहीं होगी। तो एक बार टर्बियम को देख सकते हैं कि टर्बियम जो है एक प्रकार का लेथनाइड और रेयर अर्थ मेटल है। चांदी की जैसे सफेद धातु है और संरचना में अत्यंत कठोर हो सकती है, ठीक है। तो अब सर इसकी बात करें तो कहां ले सकते हैं सर? पृथ्वी पर सबसे दुर्लभ तत्वों में से एक है बच्चों। क्यों? यह मुख्य रूप से बेस्टनाइसाइट और आयरन एक्सचेंज वाले जो क्ले होते हैं वहां पे पाया जाता है। और इसका जो वैकल्पिक स्रोत है वो क्या है? इसे न्यूक्लियर वेस्ट से भी प्राप्त कर सकते हैं। हम कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं इसकी? अलग अलग तकनीकी कई जगह पे यूज सकते हैं। जो भी हरे जो फॉस्फोरस हो सकते हैं, फ्लोरोसेंट लैम्प, टीवी, कंप्यूटर मॉनिटर में यूज कर सकते हैं। उच्च ऊर्जा कुशल प्रकाश व्यवस्था और महत्वपूर्ण चुंबकीय अनुप्रयोग हो सकता है, या फिर चिकित्सा का आयाम अब आया है जो बीमारी को पता करने के लिए किया गया है। नेक्स्ट आते हैं बच्चों, नेक्स्ट है हीमोफीलिया ए के लिए भारत की पहली जीन थेरेपी। यानी कि भारत की पहली जीन थेरेपी किसको लेकर के बच्चों? हीमोफीलिया ए को लेकर के। तो अब ये क्या है इसको थोड़ा सा हम जानते हैं। हीमोफीलिया आपको पता है कि एक आनुवंशिक बीमारी है, एक आनुवंशिक रोग है, जिसमें क्या होता है कि आपके शरीर के अंदर में जो ब्लड है उसका थक्का नहीं जमता। इसी को हम लोग अन्य बीमारियों के नाम से भी जानते हैं। कई लोग इसको क्रिसमस रोग के नाम से जानते हैं, कई लोग इसको शाही रोग के नाम से जानते हैं। पता होगा, ये मैं आपको नहीं बता रहा। चलिए आइए, तो भारत का पहला मानव जीन थेरेपी परीक्षण किसके द्वारा किया गया? ब्रिक इन स्टेम बेंगलुरु ने CMC वेलोर के सहयोग से किया है। और यह हीमोफीलिया के लिए भारत का पहला मानव परीक्षण पूरी तरीके से सफल हो चुका है। अब इसकी जो रूट है, ये जो बीमारी है, इसकी रूट क्या है सर? आइए इसको थोड़ा सा समझते हैं। कुछ चीजें आपको पता होगी, कुछ चीजें मैं बता देता हूँ। तो इसकी जो रूट है वो है एक्स गुणसूत्र। भाई एक्स गुणसूत्र किसमें होता है सर? फीमेल में। इसलिए इसको कहा जाता है कि इसकी जो फीमेल होती है वो हम इसका वेक्टर है, वाहक है। तो ये एक्स गुणसूत्र में एक जीन होता है, उसका नाम है F8 जीन। क्या है? F8 जीन। तो इस F8 जीन के अंदर में जब उत्परिवर्तन हो जाता है
तब क्या होने लगता है बच्चों कि एक रक्तस्राव यानी कि ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा होने लगती है। अगर चोट लग जाए, हल्की सी खरोच जाए तो ब्लड का थक्का नहीं जमता और ब्लड लॉस होने की वजह से व्यक्ति की डेथ हो सकती है। तो कारण क्या है सर? ये जो F8 जीन में उत्परिवर्तन होने से जो थक्का बनाने वाला जो प्रोटीन है जिसका नाम है फैक्टर 8, उसकी कमी हो जाती है। ध्यान रखना, फैक्टर 8 एक प्रोटीन है जो किससे? F8 जीन की वजह से, है ना, मिस हो जाता है। तो यहां पर क्या है? एक्स गुणसूत्र पर F8 जीन में उत्परिवर्तन, म्यूटेशन का मतलब होता है जब अचानक कोई परिवर्तन हो जाए, तब उसकी वजह से क्या हो सकता है? ये बीमारी हो सकती है। थोड़ा सा देखेंगे कि अब ये किस में कैसे फैल सकती है। तो बच्चों ये मेनली जो है वो पुरुषों को प्रभावित करती है, पुरुष इससे प्रभावित होता है। वाई गुणसूत्र तो ठीक है, लेकिन जो एक्स गुणसूत्र है वो प्रभावित हो रहा है। महिला क्या होती है सर? महिला इस एक्स गुणसूत्र का जो है वाहक का काम करती है, लेकिन बहुत रेयर कंडीशन में फीमेल को भी हीमोफीलिया हो सकता है जब उसके दोनों के दोनों क्या हो? गुणसूत्र में उत्परिवर्तन होना शुरू हो जाए। सबसे पहली बात तो एक बार और देखेंगे बच्चों, क्या देखेंगे सर जी? कि शारीरिक प्रभाव और लक्षण की बात करें, इसकी जो जटिलताएं हैं उसकी बात करते हैं। तो इसमें क्या हो रहा है बच्चों? आंतरिक रक्तस्राव की बात करें, जोड़ों में गंभीर दर्द हो सकता है और बाहरी प्रभाव हो सकता है, आसानी से नील पड़ सकता है। और गंभीरता की बात करें, अत्यधिक और अनियंत्रित रक्तस्राव हो सकता है। तो अभी इन दोनों की बात करें तो नसों के जरिए क्लॉटिंग फैक्टर चढ़ाना जो पारंपरिक है, और उन्नत जीन थेरेपी की बात करें तो जो यकृत कोशिका है वहां पर ये क्रियाशील एफ जीन पहुंचाएंगे। और आवृत्ति क्या है बच्चों? बार बार आजीवन हो सकता है और एक ही बार में दीर्घकालीन उपचार इसका हो सकता है उन्नत जीन थेरेपी से। परिणाम स्वरूप क्या करेंगे? कोई स्थायी जो उपचार इसमें नहीं होता जो पारंपरिक में है, लेकिन जो रक्त जो थक्के की समस्या से उसकी जड़ को हम ठीक कर सकते हैं। आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। आई होप कि आपको ये सेगमेंट अच्छा लगा हो। कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू।